सोने की फसल। मुंबई से पलायन कर रहे मजदूरों में रमेश काफी मुश्किलों का सामना करता हुआ किसी तरह वापस अपने गांव समस्तीपुर पहुंचता है। उसे सही सलामत आ गया देख घर वाले खुश हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो अम्मा बापू, आपने सच कहा था। शहर की हलवा पूरी से अपने गांव की नमक रोटी में अधिक सुख है। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे, शांत हो जा, शांत हो जा। बापू मैं बहुत डर गया था, पता नहीं आप लोगों को देख भी पाऊंगा या नहीं। डर तो हम भी गए थे बेटा, तुम्हारी अम्मा का तो अभी भी रोना नहीं रुक रहा है। अम्मा, कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। चल पहले कुछ खा ले, आजा। और रात का खाना खाकर वो सो जाता है। अपने घर आए उसे 2 दिन गुजरते हैं, वो उसे कुछ भी नहीं कहते। तीसरे दिन वो खुद ही अपने बापू से कहता है, बापू इस तरह घर में बैठकर कब तक खाऊंगा मैं? कोई नौकरी करनी थी, पर अगर गांव में या आसपास कोई नौकरी होती तो मैं शहर क्यों जाता? बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। एक बात कहूँ, अगर गांव में किसी से भी चर्चा नहीं करोगे तो? नहीं करूंगा। ये देखो क्या है? ये तो गेहूं है बापू। ध्यान से देखो। बापू ये तो गेहूं नहीं, सोने का दाना लगता है। सही पहचाना तुमने। हमारे खेत में जो भी पहली बार फसल उगाता है, 5वीं फसल के बाद उसकी 6ठी फसल सोने की उगती है। क्या? हाँ, ये उसी फसल का एक दाना है। बाकी बेचकर मैंने ये घर, कुछ खेती और ट्रैक्टर खरीदा था। मतलब मैं अगर पहली बार खेती करूंगा तो मेरी 6ठी खेती में सोने की फसल उगेगी? हाँ, पर तुम ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा बापू, और मैं कल से ही अपने खेत में खेती करने की शुरुआत करता हूँ। और दूसरे ही दिन से रमेश अपने बापू के खेत में खेती करना शुरू कर देता है। उसे अचानक खेती करता देख गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे रमेश, तुम तो शहर में नौकरी करने गए थे। हाँ, पर शहर में समस्या हो गई तो सारे मजदूरों के साथ ये भी पलायन कर आए। तुम और खेती, तुमने तो कहा था भूखा मर जाऊंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा। हाँ कहा था, लेकिन अब तुम्हें क्या बताऊं बेवकूफों, इसकी 6ठी फसल सोने की फसल होगी। जितना मैं शहर में जिंदगी में नहीं कमा सकता था, उतना यहाँ 6ठी फसल में कमा लूंगा। और वो गांव वालों को बताता बताता रुक जाता है कि वो खेती सिर्फ 6ठी फसल के इंतजार में कर रहा है। वो दिन भर मेहनत करता और रात को सोते हुए सोने की फसल के सपने देखता। और दूसरे दिन सवेरे शहर जाकर सारा अनाज काफी ऊंचे दामों पर बेच आता है, क्योंकि उनकी खेती की फसल की उम्दा क्वालिटी की पूरे शहर में चर्चा है। अनाज से मिले सारे पैसे लाकर वो अपने बापू को दे देता है। ये लो बापू, काफी अच्छे दामों में अनाज बिक गया। मैं क्या करूंगा इन पैसों का, तुम अपने पास ही रखो। नहीं बापू, आज तक आप रखते आए थे, आप ही रखो। मैं तो 6ठी फसल का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद तो रमेश दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करने लगा। गांव में हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था। अपनी तारीफ सुनकर वो मन ही मन कहता है, तुम्हें क्या पता, इतनी मेहनत तो मैं अपनी 6ठी फसल के लिए कर रहा हूँ, जो सोने की होगी। जितना मैं शहर में जिंदगी में नहीं कमा सकता था, उतना यहाँ मैं 6ठी फसल में एक ही रात में कमा लूंगा। और वो वैसे ही मेहनत करता रहा। दिन रात करके उसने 5 फसल उगाई और हर बार की फसल को पिछली बार की फसल से भी काफी ऊंचे दामों में बेचा और हमेशा की तरह लाकर पैसे अपने बापू को दे दिए।
धीरे धीरे छठी फसल का समय भी आ गया और इस बार उसने खास ध्यान रखे खेती में फसल बोई और उस पर पिछली 5 बार की फसल से भी ज्यादा मेहनत की। दूसरे दिन छठी फसल देखने के इंतजार में उसे रात भर नींद नहीं आई। वो कमरे में टहलता रहा। क्या हुआ बेटे, कब से टहल रहा है? नींद नहीं आ रही क्या? अम्मा, कल मेरी खेती में छठी फसल उगेगी। उसे देखने के इंतजार में मुझे नींद ही नहीं आ रही। जब कोई खुशी का मौका आने वाला हो बेटा, तो जल्दी से सो जाना चाहिए ताकि सवेरे उठो तो चुस्ती फुर्ती रहे। तभी तो तुम उस खुशी का आनंद ले सकोगे। और बापू के कहने पर वो सो जाता है। दूसरे दिन जल्दी जल्दी जब वो अपने खेत पर पहुंचता है तो दूर से ही लहराती गेहूं की पीली पीली फसल देखकर खुश हो जाता है कि उसकी सोने की फसल उग गई है। मगर जब वो नजदीक जाकर देखता है तो उसमें हर साल की तरह गेहूं के ही दाने निकलते हैं। देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उसके बापू वहाँ आते हैं। उन्हें देखते ही वो कहता है, बापू, आपने तो कहा था इसकी छठी फसल सोने की फसल होगी। ये तो हर साल की तरह सोने की बजाय अनाज के ही दाने हैं। मैंने तो सोचा था छठी फसल के वक्त मेरे हाथ में सोना होगा। ये तो तुम्हारे हाथ में सोना ही होगा बेटे। ये सोने की ही फसल है। मैं समझा नहीं बापू। अभी तो तुम्हें इस छठी फसल को मंडी में बेचकर पैसा लाना बाकी है। और ये देखो तुम्हारी बाकी 5 फसलों का पैसा। इन पैसों और छठी फसल के पैसों से तुम जितना चाहो सोना खरीद सकते हो। मैं समझा नहीं बापू। बेटे, अगर मैं तुमसे कहता तुम खेती में काम करो, 5-6 फसल के बाद तुम इतना कमा लोगे जितना तुम शहर में भी नहीं कमा सकते थे, तो तुम कभी भी खेती में काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा मन अंधाधुंध पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था। इसीलिए तुम शहर भाग गए थे। पर जब तुम्हें पता चला कि छठी फसल सोने की फसल होगी, तो तुम्हें लगा कि इसमें भी तुम्हें अंधाधुंध पैसा मिल सकता है और तुम मेहनत करते गए। और देखो, छठी फसल तक सचमुच तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया है कि इस फसल को एक तरह से तुम सोने की भी फसल कह सकते हो। यहाँ सोने की फसल नहीं है बेटे, तुम्हारी मेहनत ही असली सोना है। हो बापू, आपकी इतनी सी बात मैं समझ नहीं पाया था, पर आज मेरी समझ में आ गया है। शहर हो या गांव, इंसान काम के नाम से नहीं, काम करने की लगन से धनवान और सुखी बनता है। किसान के जूते। नवापुर गांव में नानाराव नाम का एक गरीब किसान था। जितना वो गरीब है, उतना ही उसका बचपन का दोस्त मानिकराव अमीर है। जहां मानिकराव बड़ी गाड़ी में घूमता, वहीं नानाराव का फटे जूते में भी चलना मुश्किल था। पिताजी, आपके पैर का अंगूठा बाहर आ गया। ओह, कितनी बार कहा है आपसे कि एक जूता खरीद लो। इतना बड़ा छेद हो गया है कि अंगूठा बाहर आने लगा है। खेत पर कहीं कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा जूते में घुसकर बैठ गया और काट लिया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं काटेगा। पहनने से पहले जूते उल्टे करके देख लेता हूँ। ऐसे तो आने दो, फिर जूते लूंगा। 1 साल हो गया है ये सुनते सुनते कि पैसे आने दो, पैसे आने दो। मेरी मानिए तो आप अपने बचपन के दोस्त मानिकराव से पैसे क्यों नहीं ले लेते? जब पैसे आएंगे तो उन्हें वापस कर दीजिएगा। देखो सुनंदा, आज तुमने बोला तो बोला, दोबारा मत बोलना। वो मेरे बचपन का दोस्त है। अगर हमारे बीच पैसा आया तो हमारी सच्ची दोस्ती टूट जाएगी। किस काम की ऐसी बचपन की दोस्ती जो कभी काम ही ना आ सके? देखो सुनंदा, मेरे दोस्त को कुछ मत कहना। वो तो काम आने को तैयार है, लेकिन वो तो मैं हूँ जो उससे 1 पैसा नहीं लेना चाहता। अब बस। यहाँ किसान नानाराव अपने खेत की कटाई करता हुआ घने खेतों के बीच पहुँचता है। उसके खेत से सटा हुआ मानिकराव का खेत है। तभी उसे फसलों के बीच से मानिकराव के लाउड हंसने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो चौंकता है। तभी उसे मानिकराव के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। पर पिताजी, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है?
अपने खेत की पगडंडी पर जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे मैं रोज अपने जूते रख देता था। सवेरा होते होते उसमें अपने आप ही पैसे आ जाते थे। बस उन पैसों से मैं अमीर बन गया। ओह, तो मेरी पत्नी सही कहती है। किस काम की दोस्ती जो काम ही ना आए। सचमुच अगर ये राज ये मुझे बता देता तो मैं भी अमीर बन जाता ना। पर इसने अकेले ही कमाया। ठीक है, अब मैं भी कमाऊंगा। आज से रोज रात को मैं भी अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख जाया करूंगा। और शाम को लौटते हुए नाना राव अपने फटे जूते खेत की पगडंडी पर लगे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर नंगे पांव घर पहुंच जाता है। उसे नंगे पांव आया देखकर पत्नी पूछती है, बाला के बापू, आपके फटे हुए जूते कहाँ गए? फेंक दिए? नहीं तो बनाने को दिए हैं। ओफो, उसमें बनाने लायक बचा ही क्या था? बेचारा जूता भी सोचता होगा कि किसके पैर में आ फंसा हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है तो देखकर सरप्राइज रह जाता है कि उसके जूते में 100 के कुछ रुपए पड़े हैं। वो जल्दी से रुपए उठाता है और वापस घर आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? जूते बन गए क्या? नहीं नहीं। अच्छा बाला, तेरी स्कूल की फीस कितनी बाकी है? 500 रुपए। ये ले, ये 500 रुपए। बाला के बापू, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस आ गए। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? अम्मा, एक ही दिन में पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर अपने दोस्त मानिक राव से मांग लिए होंगे। इतने पैसे आने का तो वही एक रास्ता है। शाम को लौटते हुए नाना राव आज फिर अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख जाता है। और दूसरे दिन सवेरे वो जाता है तो उसे फिर जूते में 100 के काफी नोट पड़े मिलते हैं। साथ में एक कागज भी पड़ा मिलता है। वो पढ़ता है, उसमें लिखा है, ये पैसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम ना करो या काम से जी चुराओ। तुम अपनी मेहनत वैसी ही बरकरार रखना। जिस दिन भी तुमने काम से जी चुराया, उसी दिन से जूते में पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। भला मैं क्यों जी चुराऊंगा? मैं तो और दुगनी फुर्ती से मेहनत करूंगा। और उस कागज की बात का उस पर बहुत गहरा असर होता है। रुपए मिलते ही घर आने के बजाय वो पूरे दिन मेहनत करता है। शाम होते ही अपने जूते उसी पीपल के पेड़ के नीचे रखता है और बाजार से काफी सामान खरीदता हुआ घर पहुंच जाता है। अब उसकी माली हालत काफी सुधर गई थी। घर में हर चीज वो खरीद लाया था, मगर बीवी इस बात से परेशान थी कि वो अपने लिए जूते क्यों नहीं खरीदता। बाला के बापू, सच सच बताइए, आपने इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदी पर अपने लिए सस्ते से नए जूते नहीं लिए। रोज नंगे पांव चले आते हो। अगर आपसे नहीं लिए जाते तो मुझे बोलिए, मैं ही आपके लिए नए जूते खरीद लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। उन फटे हुए जूतों की वजह से ही तो मेरी कमाई है। क्या मतलब? अगर किसी को नहीं बताओगी तो बताता हूँ। नहीं बताऊंगी, आप बताइए तो। खेत से जुड़ी पगडंडी पर जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैं रोज शाम को अपने जूते रखाता हूँ। सवेरे जाता हूँ तो उसमें 100 के नोट पड़े मिलते हैं। अगर वो जूता छोड़कर नया लिया और उसमें रुपए ना आए तो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पीपल के पेड़ के नीचे जूता रखें और उसमें पैसे आ जाए? कुछ तो गड़बड़ है बाला के बापू। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ? इसमें क्या बेवकूफ? हो सकता है कि कोई आपको पैसे देता जाए और फिर एक दिन आकर वापस मांगे और आप ना दे पाओ तो आपकी खेती वेती हड़प ले। पत्नी की बात से नाना राव को भी शक होता है और उस दिन पत्नी सुनंदा भी उसके साथ खेत पर आती है और शाम को वो पीपल के पेड़ के नीचे जूते रखने के बाद दोनों वहीं एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात को अंधेरे में एक साया वहां आता है और अपनी जेब से 100 के नोट निकालकर जैसे ही जूते में डालकर मुड़ता है, ये दोनों उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो आदमी घबराकर पलटता है तो उसे देख दोनों चौंक जाते हैं।
मानिक राव तू? मानिक राव भाई साहब। ओह, तो आखिर तुम लोगों को सच्चाई पता चल ही गई। मानिक राव भाई साहब, तो ये पैसे रोज आप रखते थे, है ना? तो क्या करूं? ये मेरे बचपन का दोस्त है। किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं इसे गरीबी में जीते नहीं देख सकता, और ये इतना खुददार है कि मुझसे पैसे लेना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा कि मैं कैसे अपने खुददार दोस्त की मदद कर सकता हूँ, तो मैंने नाना राव को ये बातें सुनाई कि पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जूते रख दो तो सवेरे वो पैसे से भरे मिलते हैं। बस नाना राव ने जूता रखा तो मैंने उसमें पैसे डाल दिए और डालता ही गया। लेकिन ये कागज क्या था? मैंने सोचा कि कहीं मुफ्त में पैसे मिलते देख तुम कहीं काम करना ना बंद कर दो, इसीलिए मैंने ये कागज लिखकर डाल दिया। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है दोस्त, किसी से भी हेल्प लेकर अपने आप को छोटा महसूस करने की बजाय अपने आप को अमीर समझना चाहिए कि मेरे पास दोस्ती की वो दौलत है जिसे मैं ऐन वक्त पर खर्च करके अपनी जिंदगी संवार सकता हूं।